हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। आज हम बात करने वाले हैं एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अर्थात एंट्रोपी ताप व दाब के फलन के रूप में। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि एंट्रोपी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जिस तरीके से हमने ये लिखा, एंट्रोपी इज़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। चूँकि एंट्रोपी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, तो इसका अवकलन करने पर हमें क्या मिल जाता है, हमें इक्वेशन मिल जाती है ये। आपको पता है, एक बार टेम्परेचर के साथ अवकलित करेंगे उस टाइम पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और जब हम प्रेशर के साथ इसको डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल जाती है ये वाली। अब हमें पता है कि जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी होती है H = E + PV। अब जब हम इस इक्वेशन को खोलते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, आपको पता होना चाहिए। एक बार हम इस इक्वेशन में प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम के साथ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और दूसरी बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रख कर प्रेशर के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें क्या मिलती है, DH = DE + PdV + VdP। अब ये भी हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है, DE = Q - W। -W हमें पता है, उस कंडीशन में लेते हैं जब कार्य सिस्टम द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखिए, क्यू रिवर्सिबल की जगह हम पता है क्या ले सकते हैं, TdS। क्यों ले सकते हैं, हमें पता है DS = Q रिवर्सिबल / T। तो उस कंडीशन में Q क्या हो जाएगा, T DS की तरफ चला जाएगा और बन जाता है Q रिवर्सिबल = TdS। और W क्या होता है, WPdV होता है, हमें पता ही है, हमने देखा ही है। अब इसको जब रीअरेंज करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाती है ये वाली। अब देखिए यहाँ पे DE + PdV क्या है, हमें पता है DE + PdV क्या आता है, H आता है, E + PV H आता है। तो हम इस इक्वेशन की तरह कैसे लिख सकते हैं, समीकरण 65 को, हम समीकरण 65 को लिख सकते हैं DH = TdS + VdP। आगे देखिए, अब हम माने जो एंथैल्पी है H, वो भी फंक्शन है टेम्परेचर एंड प्रेशर का। और जैसे आपको पता है एंथैल्पी भी क्या है, एंथैल्पी भी एक अवस्था फलन है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन शो करता है, स्टेट फंक्शन है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाती है ये वाली, DH = ΔH/ΔT एट कॉन्स्टेंट प्रेशर TT। मतलब इस कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट है और T के साथ अवकलित किया गया है, और दूसरी कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और किसके साथ, प्रेशर के साथ अवकलित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, DH की जगह, अब DH की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमने देखा था पिछली इक्वेशन में DH = TdS + VdP था, तो DH की जगह TdS + VdP लिख दिया मैंने, और ये इक्वेशन को इस तरीके से जमा दी। अब इसको रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा, DS VdP को तो मैं ले जाता हूँ इधर की तरफ, तो -VdP आ जाएगा इधर, VdP। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में है DP कॉमन है, तो DP तो बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या क्या बच जाएगा, ΔH/ΔP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और -V। इस तरीके से इसका तो ये हो जाएगा। और ये जो T है दोनों तरफ ले जाकर इसका क्या कर दिया मैंने, ये दोनों की तरफ आके डिवाइड हो जाएगा दोनों इक्वेशन में। तो देखिए अपने पास क्या मिल जाता है लास्ट इक्वेशन, DS = 1/T ΔH/ΔT एट कॉन्स्टेंट प्रेशर DT + 1/T बड़ा ब्रैकेट ΔH/ΔP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर -V ब्रैकेट बंद, और देन DP। इस तरीके से ये DS वाली इक्वेशन हो जाती है। अब आगे देखिए, चूँकि समीकरण 64 तथा 68 समरूप आते हैं इनकी तुलना करने पर। अब देखिए 64 कौन सी थी और 68 कौन सी थी, 68 तो अपने ये हो गई। अब 64 कौन सी इक्वेशन है, ये देखिए 64 इक्वेशन ये थी, दोनों में क्या थी, DS की वैल्यू बता रखा था। अब इसका जो प्रथम पद होगा,
इस इक्वेशन का जो प्रथम पद होगा वो किसके प्रथम पद के बराबर होगा, 68 वाला, और इसका जो द्वितीय पद होगा वो किसके बराबर हो गया, 68 वाले के द्वितीय पद के। तो दोनों को बराबर रखने पर देखो क्या मिलता है अपने को, देखिए प्रथम पद की बात करें तो ये प्रथम पद हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए प्रथम पद अपना बन जाता है ये डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 1/t डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और आपको पता है ये टर्म क्या है, ये टर्म आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर पे ऊष्माधारिता है जो कि क्या होती है, Cp होती है। तो इस पूरी टर्म की जगह हम क्या लिख सकता हूँ, Cp लिख सकता हूँ। तो नया रिलेशन क्या आ जाता है, नया रिलेशन ये आ जाता है डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू Cp/T। इस तरीके से ये एक रिलेशन आ गया प्रथम पद का। द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद इसके बराबर है डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 1/t डेल एच अपॉन डेल पी माइनस वी। ये द्वितीय पद हो गया। अब देखिए Cp/T हमेशा धनात्मक होता है क्योंकि ऊष्माधारिता क्या होती है, किसी भी उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ग्रहण की गई ऊष्माधारिता होती है। तो यहाँ पे Cp/T हमेशा धनात्मक होती है। तो समीकरण 70 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, देखिए निश्चित दाब पर ताप बढ़ाने से एंट्रोपी क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी। तो हमेशा निश्चित दाब पर ताप बढ़ाने से एंट्रोपी का मान बढ़ता ही बढ़ता है। इस इक्वेशन से ये पता लगाया जा सकता है। अब हम जब बात करते हैं एक फाइनाइट टेम्परेचर परिवर्तन के लिए, मतलब जब टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है तो उस कंडीशन में, और फाइनाइट मतलब एक तो होता है अति सूक्ष्म परिवर्तन, यहाँ पे फाइनाइट मतलब अति सूक्ष्म से थोड़ा ज़्यादा, उस कंडीशन में हम किस तरीके से निकालेंगे, हम यहाँ पे इसको समाकलित करते हैं T1 और T2 के मध्य। तो इस इक्वेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन के द्वारा हम निकाल सकते हैं एंट्रोपी में क्या चेंजेस आता है जब T1 से T2 टेम्परेचर हो जाता है, और कंडीशन क्या होती है, वही टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेशंस के साथ ये इक्वेशन हमें एंट्रोपी में परिवर्तन का मान बताती है। आगे देखिए, अब जो समीकरण 69 और 71 है उनको अपन ने रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज कर देख, उसमें कुछ भी नहीं था, 1/t था, तो इसको t को हमने किधर लेके आ गए, इधर की तरफ लेकर आ गए। इस तरीके से इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। अब देखिए जो समीकरण 73 है उसको तो स्थिर ताप पर P के संदर्भ में, यहाँ पे स्थिर ताप पर P के संदर्भ में क्या करेंगे, अवकलित करेंगे, और समीकरण 74 को स्थिर दाब पर T के संदर्भ में अवकलित करेंगे। अब देखो एक बार तो अवकलित हो ही रखा है, दोबारा करेंगे तो 2 बार अवकलित हो जाएगी ये इक्वेशन। तो फर्स्ट वाली का तो 73 से तो हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर H अपॉन डेल T डेल P इज इक्वल टू T डेल स्क्वायर S अपॉन डेल T डेल P। और इसी तरीके से ये मिल जाएगा समीकरण 74 से, डेल स्क्वायर H अपॉन डेल T डेल P इज इक्वल टू T डेल स्क्वायर S अपॉन डेल T डेल P प्लस डेल S अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल V अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आगे देखिए, अब समीकरण 76 में से समीकरण 75 घटाने पर देखो, जो समीकरण 76 थी उसमें से 75 घटाएंगे तो इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमने पास क्या मिल जाता है, केवल ये दोनों बच जाती है और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे गया तो क्या बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हमें पास क्या रिलेशन आएगा, लास्ट में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो आपस में कटी गए थे। या हम बोल सकते हैं डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इस तरीके से एक रिलेशन ये आ गया। अब देखो एक रिलेशन से तो ये आ गया था, और एक रिलेशन हमने देखा था समीकरण 70 में। 70 कौन सी थी देखना, समीकरण 70 था, समीकरण 77 के बाद समीकरण 66 में रखने पर, तो 70 और 66 दोबारा देखते हैं अपन। तो 77 तो ये है ही, और 70 क्या था, यहाँ पे प्रेशर के साथ अवकलित किया गया है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब समीकरण 70 देखते हैं अपन। ये अपनी समीकरण 70 हो गई। यहाँ पे टेम्परेचर के साथ अवकलित किया गया है, प्रेशर कांस्टेंट है, और किस में रखना था मान,
मान रखना था समीकरण 66 में, और समीकरण 64 में। तो समीकरण 64 कौन सी हो गई? समीकरण 64 ये हो गई। तो इसमें जब हम उनका मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिल जाता है ये वाला फाइनल इक्वेशन, डेल एस इज इक्वल डी एस इज इक्वल टू सी पी बाई टी डॉट डी टी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और डी पी। तो इस तरीके से ये एक इक्वेशन मिल जाती है जो कि एंट्रोपी का ताप व दाब के साथ संबंध बताती है। और ये इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन है जो कि ठोस, द्रव, गैस सभी के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होती है। धन्यवाद।